Hi, good morning. This is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज डिस्कस करते हैं MCQ के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस। तो बिना देरी करते हुए आज का सेशन हम करेंगे स्टार्ट। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो बहुत एनर्जी के साथ हम अपना सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का अपना सेशन। बट आप सभी से विनम्र रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि GS 365 के द्वारा लाए गए सभी इनिशिएटिव्स का आप फायदा उठा पाएं। राइट, सो बिना देरी करते हुए चल रहे हैं हम क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डेट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व्ड एनुअली, यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। यानी कि समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा जुड़ा हुआ है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है बेटा 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर। बताइए किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। बताइए कब सेलिब्रेट करते हैं हम। बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, जल्दी से बता दीजिए राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन क्या है बेटा, बताइए राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन नंबर क्या है? 12 दिसंबर। क्या बेटा? 12 दिसंबर। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सेलिब्रेट किया जाता है 12 दिसंबर को। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गई चीज? 12 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और यह जब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UN के द्वारा 2012 में, कब बेटा? 2012 में पहली बार यह ऑब्जर्व किया गया। क्लियर पड़े यहाँ तक? कोई दिक्कत? जब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, तो इसे 12 दिसंबर 2012 में UN के द्वारा समर्थन दिया गया और ऑब्जर्व किया गया। राइट, क्लियर पर तक? डन। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि जब 12 दिसंबर को इसे अपनाया गया था, तब इसका एक नाम हुआ करता था अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक, क्या नाम है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। क्या जी? स्वास्थ्य कवरेज दिवस। कोई दिक्कत? इसके नाम से इसे ऑब्जर्व किया गया, लेकिन 2017 में संशोधन किया गया और जो आपको नाम दिख रहा है उस नाम के रूप में फिर सेलिब्रेट करना हमने प्रारंभ कर दिया। राइट, है तो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? डन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2025 की थीम क्या है। 2025 का थीम क्या है? क्या है थीम बेटा? बताइए जल्दी से। थीम यानी कि विषय क्या है? क्या है थीम? मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। राइट ऑप्शन बता दीजिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, जो कि 12 दिसंबर 2012 से इनिशिएट किया गया था, उसका ऑफिशियल नाम प्रारंभ में आपके सामने मैंने लिख दिया है। ठीक है, अभी के लिए क्या कहते हैं इसे? अभी के लिए कहते हैं सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। कोई दिक्कत यहाँ तक? डन। हम बात करें थीम को लेकर। थीम है बेटा क्या? अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट। यानी कि अनअफोर्डेबल जो स्वास्थ्य लागत है, हम उससे तंग आ चुके हैं। यह थीम है इस बार के दिवस का। कोई दिक्कत? समझ में आ गई? चलिए अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच कंट्री वॉन द FIH मैन जूनियर हॉकी, यानी कि विच कंट्री हैज वॉन द FIH इवेंट मैन का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पे हो रहा था? चेन्नई में हो रहा था। तो आपको एक चीज यहाँ से पता चली क्या, कि FIH का जूनियर कप वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा था बेटा? कहाँ पे हो रहा था? चेन्नई में हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था बेटा? चेन्नई में हो रहा था। चेन्नई गलत लिख दिया है, आप देख लेंगे, सही कर लेंगे। राइट, तो कहाँ पे हो रहा है इवेंट? इवेंट हो रहा है चेन्नई में। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन हमारा चेन्नई से नहीं है। क्वेश्चन क्या है? चेन्नई में आयोजित FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 किस देश ने जीता है? यानी कि विजेता कौन है बेटा? कौन है विजेता? आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, जर्मनी, भारत या फिर अर्जेंटीना। बताइए जी राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है।
किस देश ने FIH पुरुष जूनियर का खिताब अब की बार जीता है? 2025 का वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्पेन, जर्मनी, भारत, अर्जेंटीना। राइट ऑप्शन मुझे बताइए कमेंट करके, राइट ऑप्शन क्या है बेटा, जल्दी से बता दीजिए। राइट ऑप्शन क्या है? क्या है बेटा राइट ऑप्शन, जल्दी बता दीजिए बेटा। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है जर्मनी। राइट ऑप्शन क्या है? जर्मनी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है जर्मनी। तो जर्मनी कौन सी टीम हो गई? जर्मनी हो गई जी विजेता टीम। जर्मनी कौन सी टीम हो गई? जर्मनी हो गई विजेता टीम। कौन सी टीम? विजेता टीम। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत? इन्होंने हराया किसको था? तो बेटा हारने वाली टीम थी। उपविजेता कौन था? इस इवेंट का उपविजेता था स्पेन। कौन था बेटा? उपविजेता था स्पेन। समझ में आ गई? आई होप पता चल गया। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? तो इस हमने क्या समझा कि अभी FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इवेंट चेन्नई में हुआ है। इस इवेंट की विजेता टीम जर्मनी है और उप विजेता टीम कौन सी है? स्पेन है। ठीक है साहब, इवेंट कब हो रहा है? दिसंबर 2025 में यह इवेंट हुआ है। क्लियर यहाँ तक? डन। अगर मैं बात करूं यह इस इवेंट का कौन सा संस्करण था, तो बेटा यह इस इवेंट का 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था बेटा? 8वां संस्करण था। क्लियर पर यहाँ तक? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन रहने वाला है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इंडियन बॉलर रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू टेक 100 विकेट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट, ODI, T20। हाल ही में कौन सा भारतीय गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में टेस्ट, वनडे, T20 में 100 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया है? इन तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन से हैं? बताइए, कमेंट में बता दीजिए। पहला गेंदबाज कौन बना है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। ऑप्शन क्या है हमारे? मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन। किस बॉलर ने यह खिताब यानी कि यह उपलब्धि हासिल की है? जल्दी से बताइए बेटा, राइट ऑप्शन क्या है? जल्दी से बताइए सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जसप्रीत बुमराह ने यह उपलब्धि हासिल की है। तो सही जवाब क्या बेटा? सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर पढ़ा तक? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ऑफ 5.75 लाख करोड़ ड्यूरिंग द तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025? यानी कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 अभी हेल्ड हुई है, कंडक्ट की गई थी, और इस इवेंट में जो इन्वेस्टमेंट है 5.75 लाख करोड़ का किस राज्य को मिला है? राइट, आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर कर्नाटका। बताइए राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बता दीजिए। राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी से बता दीजिए सही जवाब क्या है। आपके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर कर्नाटका। बताइए सही जवाब क्या है। बेटा कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं, सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या है, जल्दी से बता दीजिए सही जवाब क्या है। सही जवाब है बेटा तेलंगाना। किसको मिला है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा जो निवेश की प्रतिबद्धता हासिल हुई है किसको मिली है? तेलंगाना को हासिल हुई है। क्लियर पर यहाँ तक? इवेंट कहाँ पर हो रहा था बेटा? इवेंट भी तेलंगाना में हो रहा था। कहाँ पे हो रहा है? तेलंगाना में, हैदराबाद। कहाँ पे हुआ है इवेंट बेटा? हैदराबाद में यह इवेंट हुआ है। हैदराबाद को भारत की फ्यूचर सिटी के नाम से आप जानते हैं। भारत की इंडियाज फ्यूचर सिटी, इंडियाज फ्यूचर सिटी, इंडियाज फ्यूचर सिटी के नाम से भी आप इस सिटी को जानते हैं। इंडियाज फ्यूचर सिटी में यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर पढ़ने तक? कोई दिक्कत? डन। इवेंट कब हुआ है बेटा? इवेंट हुआ है दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2025 में यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया 8 से 9 दिसंबर के बीच। ठीक है साहब, क्लियर पढ़ने तक? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच बैंक वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज एज ए बेस्ट बैंक इन इंडिया? क्या जी, कौन सा टाइटल की बात हो रही है? बेस्ट बैंक इन इंडिया एट द बैंकर्स
2025 एशिया पैसिफिक अवार्ड। हाल ही में द बैंकर के 2025 प्रशांत पुरस्कारों में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? बेस्ट बैंक किसे कहा गया है? द बैंकर्स के द्वारा। एक रिपोर्ट जारी की गई, एक अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? द बैंकर के द्वारा एक अवार्ड दिया गया। किस बैंक को दिया गया है? आपके ऑप्शंस क्या क्या बेटा? ऑप्शंस है हमारे HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। पता जल्दी से किस बैंक को यह अवार्ड मिला है? जल्दी से बता दीजिए किस बैंक को यह अवार्ड मिला है? आपके ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, SBI बैंक या फिर ICICI बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइए राइट ऑप्शन क्या है? जल्दी से बता दीजिए बेटा राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है, सही विकल्प हमारा है, सही जवाब हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा। किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड? बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है। किसके द्वारा दिया गया बेटा? द बैंकर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? द बैंकर के द्वारा। द बैंकर के द्वारा यह अवार्ड दिया गया था। राइट, क्लियर पढ़ा था? कोई दिक्कत? डन। मेरे को बताइए कि ये तो हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। HDFC बैंक को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो जो HDFC बैंक है उसे तो अलग एक अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था? सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड सूची में सबसे, एक मिनट, सबसे HDFC बैंक छोटा करना थोड़ा दिख जाए सही से। भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड की एक सूची जारी की गई और उस सूची में HDFC नंबर 1 था। HDFC नंबर 1 था उस ब्रांड सूची में। ठीक है बेटा, पता चल गया HDFC के बारे में। राइट, क्लियर पढ़ा तक? अगर मैं बात करूं SBI बैंक को कौन सा अवार्ड मिला था बेटा? अभी SBI बैंक को भी एक अवार्ड मिला था। कौन सा मिला था बेटा? SBI बैंक को भी एक अवार्ड मिला था, एक टाइटल मिला था SBI बैंक को भी। कौन सा बैंक मिला था बेटा? ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा जारी किया गया एक पत्रिका जिसके द्वारा ये बताया गया था कि वर्ल्ड में बेस्ट कंज्यूमर बैंक, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक, वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक कहा गया। वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक का टाइटल SBI को दिया गया और यह किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा दिया गया। ठीक है बेटा, तक कोई दिक्कत? ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। दूसरा साथ ही साथ एक और साथ में अवार्ड दिया। कौन सा एक और टाइटल, एक और अवार्ड दिया गया? बेस्ट बैंक। कौन सा बेटा? बेस्ट बैंक। बेस्ट बैंक का टाइटल भी इन्हें मिला है। बेस्ट बैंक का टाइटल भी इन्हें मिला है। बेस्ट बैंक इन इंडिया का टाइटल इन्हें भी मिला है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भाई ये ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा दिए गए हैं दोनों अवार्ड, है ना, और ये द बैंकर के द्वारा दिया गया। अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग बैंकों को यह अवार्ड मिले हैं। राइट है तक? कोई दिक्कत? क्लियर है तक? डन। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन मेरा यह है कि क्यों दिया गया है? वाई क्यों दिया गया था ये अवार्ड? इनको क्यों दिया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है, इन्होंने क्या किया था बेटा? बताइए कमेंट सेक्शन में, इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इन्हें यह अवार्ड मिला है? बताइए। तो बेटा इन्होंने किया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया कि जो डिजिटल चेंजेस किए ना, इन्होंने बहुत सही तरीके से किए, अच्छे तरीके से किए। साथ ही साथ इन्होंने जो इनकी फिजिकल शाखाएं हैं, भौतिक शाखाएं, यानी कि जैसे आप प्रॉपर जाते हो ना बैंक में, है ना, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर जो ब्रांच अगर ओपन होती है उसे बोलते हैं फिजिकल शाखा।
फिजिकल ब्रांच उसे बोलते हैं, राइट। तो इन्होंने फिजिकल ब्रांच को बढ़ावा दिया, उनका विस्तारीकरण किया, राइट। साथ ही साथ जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं उन व्यवसायों को इन्होंने ऋण प्रदान किया, और इन्होंने एक सिस्टम चलाया स्मार्ट ओडी, राइट। क्लियर पॉइंट है तक? जिसके माध्यम से क्या हो रहा था कि जो ग्राहक का अनुभव है उसे बेहतर बनाने के लिए इन्हें ओवरऑल ये अवार्ड मिला है, राइट। क्लियर पॉइंट है तक? कोई दिक्कत? डन। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या बेटा? राइट ऑप्शन हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है? विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड ए वर्ल्ड फर्स्ट बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स? किस देश ने 16 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर विश्व का पहला प्रतिबंध लागू किया है? यानी कि विश्व में पहला ऐसा देश है जिसके द्वारा 16 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। कौन सा वो देश है? कौन सा वो देश है? जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन में कौन सा सही जवाब है। आपके ऑप्शंस में कौन सा सही जवाब है बता दीजिए। आपके ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने अपने यहाँ 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन लगा दिया है सोशल मीडिया पर? बताइए जल्दी से। आपके ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। आई वांट कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सही जवाब कमेंट में मेंशन करें, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपका क्वेश्चन सही था या फिर गलत था। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर खूब सारी गलती कीजिए, यहाँ पर सही की जा सकती है, मैं उन्हें सही करूँगा। बट जो एग्जाम में आप गलती करेंगे उस गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर खूब झिकी गलती कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। बट जब आप गलती, सेम गलती जो यहाँ करने वाले हैं, वो गलती जब आप एग्जाम हॉल में करेंगे तो उसकी पेनल्टी आपको बहुत तगड़ी वाली लगेगी। ठीक है, उसकी पेनल्टी बहुत तगड़ी लगेगी भाई, है ना। क्या होगा उसकी पेनल्टी कैसे लगेगी? कुछ लोगों का आखिरी अटेम्प्ट होगा तो उनकी तैयारी खत्म हो जाएगी, कुछ लोगों का पहला होगा तो उन्हें धक्का लगेगा कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, है ना। तो अलग अलग तरीके का सबका एक्सपीरियंस रहने वाला है। बट यहाँ खूब जम के गलती कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कभी ऐसा होता है कि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आप जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर सीख लेंगे आप कि किस किस तरह से मैं जब एग्ज़ाम देने जाऊँगा या जाऊँगी तो किस तरह से क्या 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 गलती कर सकती हूँ। उन सारी संभावनाओं को यहीं पर ख़त्म कर लीजिए। डू द मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, राइट। तो क्या बेटा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? जल्दी से बता दीजिए सही जवाब क्या है। तो बेटा सही जवाब हमारा है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि विकल्प नंबर 4। तो कौन सा सही जवाब है बेटा? सही जवाब हमारा है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि विकल्प नंबर 4। ठीक है, क्लियर, यानी कि विकल्प नंबर 4 हमारा सही जवाब है। क्लियर पर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा, जब ये बैन लाया गया तो जब कोई सुधार की बात होती है तो हर सुधार के नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपनी बुद्धि को खोलने के लिए चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए, तो सबसे जरूरी तर्क यह बताया गया कि जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा, कि इससे बच्चे क्या है, एक वर्चुअल वर्ल्ड में ही जीने लग जाते हैं और मानने लगते हैं कि यही असल जिंदगी है और इस तरह से ही लाइफ चलती है, इस तरह से ही जीवन चलता है। बट जीवन के सत्य अलग होते हैं, सभी को पता है, राइट। तो वो एक अलग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यानी कि क्या माना गया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह बिल एक सुरक्षा कवच हो सकता है, राइट। अगर मैं बात करूं आलोचना को लेकर कि इसके लिए नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं। सॉरी, नेगेटिव पॉइंट बताइए क्या हो सकते हैं। भाई आपको तो अच्छा लग रहा है कि बच्चों को अब क्या कर दिया है, बच्चे अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर ये सब जो कंटेंट है विदाउट फिल्टर वो सब आप नहीं देख सकते, है ना। तो अच्छी बात लग रही होगी, लेकिन नेगेटिव बात मुझे बताइए, नेगेटिव बात क्या है? ठीक है, बताइए। नेगेटिव बात ये है कि आप सभी को पता है आप एक टूल का यूज करते होंगे, VPN। ठीक है, जिन बच्चों जब PUBG बैन हो गया था ना,
तो लोग क्या करते थे, वीपीएन लगा करके भी चला लेते थे। वीपीएन क्या होता है कि आपके नेटवर्क को शिफ्ट कर देता है दूसरी जगह। जैसे मैं अपने फोन में वीपीएन लॉगिन करता हूँ और वहाँ लिखता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ यूएसए, तो क्या होगा कि मेरा जो नेटवर्क एरिया है वो यूएसए दिखाने लगेगा, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भारत का नेटवर्क है उससे बाहर चला गया मैं, और जो बैन है वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे वीपीएन का यूज करने लगेंगे, ठीक है। और कम उम्र में क्या हो रहा है, ये एक गलत काम करने की दिशा में पहला उनका कदम हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज आप समझिए कि जो बच्चे एडिक्टेड हैं और जो इंटरेस्ट से देखते हैं इन चीजों को, राइट, उनके लिए यह सब क्या हो जाएगा, उनको डार्क वेब पे जाना आसान हो सकता है। यानी कि ये सब जो ये बैन है ना, उन बच्चों को डार्क वेब पर धकेलने के लिए क्या हो सकता है, आसानी कर देगा। यानी कि ये इस बैन के माध्यम से बच्चे हमारे डार्क वेब की तरफ भी जा सकते हैं, राइट, जहां पर उनकी गोपनीयता के लिए खतरा हो सकता है, राइट। और अलग अलग तरीके की चीजें वहां पे होती हैं। डार्क वेब का मतलब ही क्या है, काली दुनिया, है ना, राइट, क्लियर, ठीक है साहब। तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, राइट। अब बिल लाए हैं तो बस रेगुलेशन सही से हो, और जो डार्क वेब वाला एक यहाँ पे चीजें हैं उनको थोड़ा सही से मैनेज किया जाए, राइट। चलो, तो राइट ऑप्शन बेटा क्या है, राइट ऑप्शन हमारा है ऑस्ट्रेलिया। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिया इज सेड टू होस्ट द स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 इन विच सिटी फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। भारत लगातार तीसरी बार किस शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, ठीक है। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर भोपाल। राइट ऑप्शन क्या बेटा, राइट ऑप्शन हमारा चेन्नई है। समझा मैं इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं पहले ही कवर कर चुका था, राइट, क्लियर। चलिए, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच एआई फ्रेमवर्क वॉज रिसेंटली डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स टू फोरकास्ट ट्यूमर बिहेवियर एंड ग्रोथ पैटर्न इन कैंसर सेल। हाल ही में शोधकर्ताओं के द्वारा कैंसर सेल कोशिकाओं में ट्यूमर के व्यवहार और विकास पैटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा एआई ढांचा विकसित किया गया है, बताइए। कैंसर प्रोडिक्टिव सेल स्कोप, या फिर ऑनकोमार्क, या फिर जीन फोरकास्ट, बताइए कौन सा सही जवाब है, ठीक है बेटा। क्या हुआ है कि कैंसर कोशिकाओं में ट्यूमर के व्यवहार और जो उनका पैटर्न है, डेवलप होने का पैटर्न है, उसकी भविष्यवाणी, उसको फोरकास्ट करने के लिए, उसको जांचने के लिए एक एआई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। उस फ्रेमवर्क को क्या कहा गया है, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड क्या कहा गया, कैंसर प्रोडक्ट कहा गया है, सेल्सस्कोप कहा गया है, ऑनको मार्क कहा गया है, या फिर जीन फोरकास्ट कहा गया, बताइए राइट ऑप्शन क्या है, क्या कहा गया है इस फोरकास्ट को, बताइए जल्दी से। बेटा इस प्रोसेस को कहा गया है ऑनको मार्क। क्या क्या बेटा, ऑनको मार्क, यानी कि सही जवाब क्या हो गया, सही जवाब हमारा हो गया विकल्प नंबर 3। क्या होगा बेटा सही जवाब, सही जवाब हमारा है विकल्प नंबर 3। क्लियर बेटा तक, क्लियर। तुम लोग को ये बताइए, इसे किस संस्था ने डेवलप किया है, किस संस्था ने इसे क्या किया गया है, विकसित किया है, बताइए। तो बेटा यहाँ पर नाम आएगा एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। एन एस एन बोस, एस एन एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। साथ ही साथ इसमें इन्वॉल्व हुए थे कुछ वैज्ञानिक, कोलकाता के वैज्ञानिक थे, और साथ ही साथ अशोक विश्वविद्यालय भी इसमें इन्वॉल्व था। Yes.
अशोका यूनिवर्सिटी। ठीक बेटा, तो यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व थी इस खोज को करने के लिए। 3 पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व थी। एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस साइंटिस्ट थे, और अशोका यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व थी। ठीक है, जिन्होंने सहयोग करके इस व्यवस्था को, इस पैटर्न को विकसित किया था। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंस्टीट्यूशन साइन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एकेडमिया लिंक्ड डीप टेक वीसी फंड। बताइए जी, किस संस्थान के साइन ने भारत का पहला अकादमिक लिंक्ड डीप टेक वीसी फंड लॉन्च किया है। वीसी यानी कि मतलब बेटा, वीसी यानी कि मतलब, वीसी यानी कि बताइए, वीसी यानी का मतलब वेंचर कॉस्ट। ठीक है, वैसी कॉस्ट जो किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो किस संस्था ने साइन को डेवलप किया है, ताकि पहला, ये कैसा है, पहला लिंक्ड डीप टेक वीसी फंड है, यानी कि एकेडमिक प्लस कोई डीप टेक क्या है, स्टार्टअप है, डीप टेक स्टार्टअप है, और उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए वीसी, उसके लिए फंड मिलेगा, फंड देगा, साइन प्रोसेस के तहत फंड उसको क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, कोई इसका क्या है, एकेडमी कौन सी काम कर रही है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें किस एकेडमी ने यह स्टार्टअप, सॉरी यह फंड लॉन्च किया है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी अहमदाबाद, या फिर आईआईटी बेंगलोर। बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, किसने यह इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो बेटा ये किया है आईआईटी बॉम्बे ने। किसने किया है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो समझने की बात क्या हो गई कि एक एकेडमी है, एकेडमी ने क्या किया, डीप टेक कोई स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप को वेंचर कॉस्ट चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, टेक बेस्ड होना चाहिए, लेकिन टेक बेस्ड, राइट। तो उसके लिए इन्होंने एक फंड रेज किया है, एक फंड लॉन्च किया है, उस फंड का नाम है साइन। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, समझ में आ गया है ना। और यह पहला है, पहला ऐसा फंड है जिसमें एकेडमिक लिंक्ड, और जिसमें पहला है जिसमें एकेडमिक और डीप टेक वीसी के बीच लिंक्ड करके एक फंड बना है, राइट। अगर मैं बात करूं इस फंड में इनिशियल जो डॉलर्स हैं वो कितना है, इनिशियल जो वैल्यू है वो 200 करोड़ की है, 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ आरएस, 200 करोड़ रुपए की बात हो रही है। ठीक है, 24 मिलियन डॉलर क्या है, उद्देश्य है, इतना बड़ा अमाउंट उनको जुटाने का उद्देश्य है इस पहल के तहत। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत। इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है, क्या फायदा होगा ऐसे पहल करने से। तो बेटा भारत में जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, यानी कि शिक्षा से संबंधित संस्थान, ठीक है, शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है ना, उन, और जो हमारे, जो क्या होता है, जो वीसी में बात कर रहा हूँ, वीसी उनके बीच क्या है, एक खाई है, एक गैप है, उस गैप को भरने के लिए यह फंड काम करेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, क्लियर। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन हमारा हो गया आईआईटी बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, विकल्प ए सही जवाब हो जाता है बेटा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज डिफेंस इक्विपमेंट इज नाउ मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली अप 65 to 70% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी प्रीवियसली। बताइए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भारत के रक्षा उपकरणों का कितना प्रतिशत अब घरेलू स्तर पर निर्मित होता है, जो पहले 65 to 75% आयात पर निर्भर था। यानी कि पहले हम जो चीज़ें 65 से 70% आयात करते थे, उन चीज़ों में से अब कितनी परसेंट चीज़ें ऐसी हैं जो हम घरेलू रूप में या फिर घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री के रूप में डेवलप कर लेते हैं। आपके ऑप्शन हैं 45%, 55%, 65% एंड 75%। बताइए बेटा राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी से बता दीजिए, राइट ऑप्शन क्या है, सही जवाब क्या है, जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, सही जवाब क्या है।
तो सही जवाब हमारा है विकल्प नंबर 3, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। यानी कि 65% हम अब क्या कर लेते हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। विच टू इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू एस्टेब्लिश ए न्यू एंटाइटी नेम इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन। यानी कि क्या है, एक नया क्या करना है, एक नई एंटाइटी, नया कॉरपोरेशन डेवलप करना है जिसका नाम क्या है, IDPIC, राइट। जो क्या काम करेगा, डिटेक्ट फ्रॉड। क्या काम रहेगा बेटा, क्वेश्चन में पता चल गया आपको, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है इसका काम क्या रहेगा, टू डिटेक्ट फ्रॉड। यानी कि फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए एक नया कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश करने की बात यहाँ पे की गई है आरबीआई के द्वारा। किन दो बैंकों के लिए यह काम सौंपा गया है, कौन से वो दो बैंक हैं जो इसे क्या कर रहे हैं बेटा, एस्टेब्लिश करेंगे। बताइए, आपके ऑप्शंस हैं पीएनबी और कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर बीओबी या फिर पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। जल्दी से बता दीजिए राइट ऑप्शन क्या है। बताइए बेटा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बताइए जल्दी से बताइए राइट ऑप्शन क्या है, सही विकल्प क्या है, सही जवाब क्या है। आपके ऑप्शंस हैं पंजाब एंड कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। बताइए सही जवाब क्या है बेटा, जल्दी से बता दीजिए सही जवाब क्या है। बताइए सही जवाब क्या है, किस बैंक को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो इस एंटाइटी को एस्टेब्लिश करे। तो राइट ऑप्शन बेटा हमारा है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को यह जिम्मेदारी दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई को यह जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाता है। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाता है। क्लियर बेटा तक? डन। इसमें क्या होगा बेटा, IDPIC को क्यों डेवलप किया गया, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य सिंपल सा है बेटा कि जो बैंकों में धोखाधड़ी होती है, जो बैंकों में धोखाधड़ी होती है उसे डिटेक्ट करना, पता लगाना और उसे रोकना इसका प्राइमरी उद्देश्य रहने वाला है, राइट। इसे बेस्ड बनाया जाएगा, ये AI बेस्ड होगा और मशीन लर्निंग पर काम करेगा, यानी कि AI बेस्ड यह प्लेटफॉर्म काम करेगा। बात करें हम, इस संस्था को स्थापित किया जाएगा किस अधिनियम के तहत, इसे रजिस्टर्ड किया जाएगा भारत कंपनी अधिनियम, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसे स्थापित किया जाएगा, 2013 के तहत इसे स्थापित किया जाएगा, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन ये आ रहा है, भारत में अभी तक कुल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कुल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, कुल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, बताइए कुल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं। कुल पब्लिक सेक्टर बैंक बेटा है 12, ठीक है। तो आरबीआई ये होप कर रहा है कि बाद में ये सभी के 12 बैंक भारत इसको पार्टिसिपेट करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, राइट। इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। डन। तो राइट ऑप्शन हमारा है बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करेक्ट किसको नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को यह जिम्मेदारी दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ए month long campaign on Delhi Metro to promote women's health and safety। महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मेट्रो पर 1 महीने तक चलने वाले अभियान किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एक इनिशिएटिव चलाया गया, एक प्रोग्राम चलाया गया था। वह किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग और यूनिसेफ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्र स्वास्थ्य एवं WTO, या फिर दिल्ली सरकार और UN विमेन। बताइए जी राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए बेटा सही जवाब क्या है। तो सही जवाब हमारा है कौन सा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं WHO, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं WHO। यानी कि हम क्या कह रहे हैं जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। क्लियर पड़ जाता, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत यहाँ तक? एक सेकंड, को क्या हो गया? कोई बीमारी लग जाती है अब। इसको भी लगी बीमारी लग जाती है, पता नहीं क्या ही हो जाता है। 2 दिन देखा है मैंने, आज 3rd बार ऐसा हुआ है कि बीच क्लास में ऐसी बीमारी हो जाती है, बीमार हो जाता है मेरे जैसा, और फिर ये बोलता है मैं नहीं कर रहा काम। मेरे को तो करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, पैसे तो आपसे लेते नहीं है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम आपको, आपके लिए ये काम करते रहें। आप सब्सक्राइब कर दो बस, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक, तो जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तो मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी परेशानी है, यू कैन कनेक्ट मी, कमेंट, राइट। और अभी हमने जी उसके इंस्टाग्राम पेज भी लॉन्च किया है अपने प्लेटफॉर्म का, तो आप वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कल हम उसका लिंक वगैरह सब शेयर कर देंगे आपके साथ। ठीक है, हम कल दोनों चीज़ शेयर करेंगे, टेलीग्राम का भी लिंक आपके साथ साझा किया जाएगा, साथ ही साथ हम साझा करेंगे अपना इंस्टाग्राम पेज भी, सो दैट आप मुझे एनी टाइम एनी वेयर कनेक्ट कर पाएँ, राइट के साथ। तो बिना देरी करते हुए वापस से स्टार्ट हो गया है अपना सिस्टम, तो हम चलेंगे अपने सवाल की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, उस सवाल का जवाब क्या था? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं WHO किसके द्वारा बेटा किया जा रहा है वो इनिशिएटिव? वह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO के द्वारा वह इनिशिएट किया गया था, राइट। चलिए आते हैं हम जी, जरा देखते हैं कहाँ पे हमारी PDF है। ये नहीं PDF, चलिए साहब, बस few minutes more you have to wait. After that we will further proceed our lecture. So this is the, okay, क्या कर रहे हो भाई, सर्विस कर रहे हो तुम हमको? तो ये क्वेश्चन हम अभी कर रहे थे, सबसे बड़ा लास्ट रिसेंट क्वेश्चन ये था हमारा जिसे हम कर रहे थे, और इसका सही जवाब क्या था? एक मिनट, इसका सही जवाब क्या था? सही जवाब था हमारा विकल्प नंबर 3। क्या था बेटा? विकल्प नंबर 3 हमारा सही जवाब था। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। एन एक्सपर्ट कमेटी हैज अप्रूव्ड द प्रिपरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस एकोडोमेंस इन विच स्टेट्स? एयरड्रोम्स, है ना। तो बताइए, एक विशेषज्ञ समिति ने किस राज्य में 7 जल हवाई अड्डों के लिए संदर्भ की शर्तें तैयार करने को मंजूरी दी है? बताइए जल्दी से, बताइए फिर आप। बताइए, किस विशेष समिति ने किस राज्य में 7 जलीय हवाई अड्डों के संदर्भ के लिए जो शर्तें हैं उन्हें तैयार करने के लिए मंजूरी दे दी है? आपके विकल्प हैं केरल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। बताइए जल्दी से सही जवाब क्या है? बताइए सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है बेटा? सही जवाब हमारा है आंध्र प्रदेश। क्या बेटा सही जवाब? सही जवाब हमारा है आंध्र प्रदेश। क्या बेटा सही जवाब? हमारा है सही जवाब आंध्र प्रदेश। ठीक है साहब, आंध्र प्रदेश में यह ओपन होने जा रहे हैं 7 जलीय हवाई अड्डों के लिए, जो शर्तें हैं वो मंजूरी दे दी गई है विशेष समिति के द्वारा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हम देखेंगे कि आलिया भट्ट रिसेंटली रिसीव्ड विच अवार्ड एट द 5th रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो आप याद रखेंगे कौन सी बात हो रही है बेटा, ये 5th सेशन था। कौन सा है ये? 5th सेशन है, यानी कि ये 5वां सेशन रहने वाला है। यह है 5वां सेशन रहने वाला है, यहाँ पे बात हो रही है। और इस सेशन में आलिया भट्ट ने कौन सा पुरस्कार जीता है, अचीव किया है? आपके विकल्प हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, या फिर गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार, या फिर रजत पदक। बताइए कौन सा अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने?
सही जवाब क्या है बेटा? सही जवाब हमारा है विकल्प नंबर 3। कौन सा अवार्ड जीता है बेटा? कौन सा अवार्ड जीता है? गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है साहब। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से खत्म नहीं होता, मेरे सवाल यहाँ से शुरू होते हैं। मेरा सवाल ये है कि यह इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो बताइए यह इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो बेटा एक प्लेस है जेद। क्या जी? जेद एक प्लेस है। जेद एक प्लेस है सऊदी अरब में। कहाँ बेटा? जेद एक प्लेस है सऊदी अरब में। कहाँ बेटा? सऊदी अरब में। ठीक है। वहां पर यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। कोई दिक्कत है तक? ठीक है। वहां पे यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और यह इस इवेंट का 5वां संस्करण था। कोई दिक्कत है तक? ठीक है। क्लियर पढ़ा तक? कोई दिक्कत आती? कोई दिक्कत है तो समझाइए मेरे को, कमेंट सेक्शन में कीजिए कमेंट। अगर कोई दिक्कत है तो आई विल कंसिडर एवरीथिंग। बताइए। ठीक है। और थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। जो प्लेस है ना, इसमें किला है। इस जगह पे एक किला है। किले का नाम है अल बलद। क्या जी? किले का नाम क्या है बेटा? अल बलद। क्या है बेटा किले का नाम? एक किला है अल बलद। मैं क्यों बता रहा हूँ मैं बताऊंगा। किला है अल बलद जहाँ पे यह इवेंट हुआ था, अल बलद। क्या बेटा? की इवेंट का नाम क्या है? अल बलद। ठीक है। कौन सा इवेंट था जी? इवेंट का नाम है इवेंट का प्लेस है अल बलद। ठीक है। यह किला नहीं, किला लिख दिया क्या? डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, किला नहीं जिला। किला बोलता है और किला लिख दिया। ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट है अल बलद और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये रजिस्टर्ड है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यह जो अल बलद है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रजिस्टर्ड है, यानी कि विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को की तरफ से। ठीक है जी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन हमारा है गोल्डन ग्लोब हॉरिजॉन अवार्ड। डन। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा? इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल बिगेन कॉमर्शियल सर्विस इन विच सिटी? भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री जहाज किस शहर में वाणिज्यिक सेवा शुरू हुआ है? बताइए। आपके विकल्प हैं मुंबई, चेन्नई, कोची या फिर वाराणसी। बताइए बेटा राइट ऑप्शन क्या है? सही जवाब बता दीजिए। सही जवाब क्या है बताइए? तो सही जवाब बेटा है वाराणसी। यहाँ पे सेवा स्टार्ट हुई है, सेवा देनी स्टार्ट कर दी है इन्होंने, सेवा शुरू कर दी है। कहाँ पे? कहाँ पे स्टार्ट किए बेटा? वाराणसी में। ठीक है। क्लियर पढ़ा तक? डन। लोग ये बताइए इस इस जहाज को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? इस जहाज को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? बताइए बेटा क्या सही जवाब? बताइए किस कंपनी द्वारा इसे डेवलप किया गया है? इसे किया गया है कोचीन शिपयार्ड कंपनी। कोचीन शिपयार्ड कंपनी। कोचीन शिपयार्ड कंपनी लिमिटेड लिखेंगे। ठीक है बेटा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है बेटा? क्लियर पता चल गया किसके द्वारा से डेवलप किया गया है? डन। इसके बारे में खास बात यह है कि यह शून्य कार्बन उत्सर्जन करता है। कितना करता है? शून्य कार्बन उत्सर्जन करता है। शून्य कार्बन उत्सर्जन। यह शून्य कार्बन उत्सर्जन करता है। डन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू ए जॉइंट रिपोर्ट बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड Z47, what percentage share of manufacturing GDP is India projected to achieve by 2047? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड Z47 की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत का विनिर्माण जीडीपी हिस्सा 2047 तक कितना प्रतिशत होगा? यानी कि भारत का जो विनिर्माण इंडस्ट्री है ना, मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी है वो पूरी जीडीपी का कितना परसेंट होगा? आपके विकल्प हैं 15%, 20%, 25% या फिर 30%। कितना परसेंट हिस्सा होगा भारत जीडीपी का
उसकी मैन्युफैक्चरिंग का। बताइए जी राइट सही जवाब क्या है? तो बेटा सही जवाब है हमारा विकल्प नंबर 3। क्या बेटा सही जवाब? सही जवाब है विकल्प नंबर 3, यानी कि 25% शेयर होगा, 25% ऑफ द जीडी। मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज। ठीक है बेटा, समझ में आ गया चीज। चलिए आगे आएंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे, विच एंटाइटी रिलीज द रिपोर्ट डिपेंडिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। डिपेंडिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? आपके विकल्प हैं आरबीआई द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, सेबी के द्वारा, या फिर नीति आयोग के द्वारा। बताइए किस संस्था के द्वारा डीपनिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है? आपके विकल्प हैं आरबीआई, वित्त मंत्रालय, या फिर सेबी, या फिर नीति आयोग। ठीक है, तो सही जवाब बता दीजिए क्या है बेटा? सही जवाब हमारा क्या है? सही जवाब हमारा है नीति आयोग। क्या बेटा? नीति आयोग हमारा सही जवाब है। किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी। कब जारी की गई है बेटा? 11 दिसंबर 2025 में रिपोर्ट जारी की गई है। कब की गई है? 11 दिसंबर 2025 में रिपोर्ट आई है, जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। राइट, क्लियर। दूसरा पॉइंट मेरे को समझाना यहाँ पे ये है, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य है कि भारत के कॉरपोरेट ऋण बाजार के विस्तार को बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए। सिंपल सा है, नीड टू लर्न दिस। कोई याद करने की जरूरत इसमें है नहीं, सिर्फ आप ये वाला क्वेश्चन ही याद रखेंगे। एग्जाम में आएगा तो यही आएगा सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्पीसीज इज चिडल्ड स्नेक डिस्कवर्ड रिसेंटली इन वेस्टर्न घाट। हाल ही में पश्चिमी घाट में खोजी गई चिडल्ड टेल सांप की नई प्रजाति का नाम क्या है? क्या नाम है जी? राइनोफिस इंडिकस, राइनोफिस सुरुवेनिसिस, या फिर यूरोपेल्टिस ऑक्सीडेंटलिस, यूरोपेल्टिस तमिल। बताइए जी सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? सही जवाब बेटा है राइनोफिस सुरुवेंसिस। राइनोफिस सुरुवेंसिस यहाँ पे सही जवाब। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? डन। कहाँ पे पाया गया बेटा? कहाँ पे पाया गया ये? पश्चिमी घाट पे। कहाँ पाया गया है? पश्चिमी घाट में यह पाया गया। कहाँ पाया गया बेटा? पश्चिमी घाट में यह पाया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं तो बेटा ये पश्चिमी घाट में कहाँ मिला है? केरल प्लस तमिलनाडु के सीमा पर, की सीमा पर यह खोजा गया है। डन। ठीक है, ये बात मुझे कहाँ से याद आई? ये इसलिए याद आई मेरे को क्योंकि इसका नाम सुरुवेंसिस जो है ना, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? इनकी वहाँ के स्थानीय जाति की, स्थानीय जो पहाड़ी है ना, सुरुवानी है ना, उसके नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित क्या है? सीमा पर स्थित एक पहाड़ी है सुरुवानी, एक पहाड़ी है सिरुवानी। क्या है बेटा? सिरुवानी एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे आएंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, और ये दिस द लास्ट एंड दिस द एंड ऑफ द सेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू मैम।